हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एडजिल। हमारी पाइथन सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल्स जो पाइथन में हैं वो, और उसके अलावा पाइथन में और क्या क्या चीज़ें जो एक्स्ट्रा हमारे पास रह गई हैं, जैसे कि पैकेज हम कैसे इंस्टॉल करें या और भी बहुत सारी चीज़ें। जैसे हमारे पास कोई एक्सटर्नल पैकेज है या कोई और मॉड्यूल हमें इंस्टॉल करना है तो वो हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन या ग्रेड प्रिपरेशन के लिए कोई भी क्यूरी हो तो आप गेट एडजिल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम एक टर्म डिस्कस कर लेते हैं, मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है। पाइथन में मॉड्यूल क्या होता है, तो पाइथन की कोई भी फाइल अपने आप में एक मॉड्यूल होती है, ठीक है। .py नाम से आपने जो भी फाइल सेव करी है, ठीक है, वो एक अपने आप में क्या है, एक मॉड्यूल है, ठीक है। पाइथन की हर फाइल अपने आप में क्या है, एक मॉड्यूल है। तो हर फाइल के जैसे ये लिखे हुए फाइल .py, इसके अंदर एक फंक्शन है, एडिशन नाम का फंक्शन है, ठीक है। फिर एक सब्सट्रैक्शन नाम का फंक्शन है, ठीक है। ऐसे कुछ फंक्शन बने हुए हैं। तो ये एक पाइथन की जो फाइल है अपने आप में मॉड्यूल है। उस मॉड्यूल के अंदर कितने, दो फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो इस मॉड्यूल को, इस फाइल को हम किसी और फाइल में एक्सेस, इस मॉड्यूल की जो फंक्शनलिटी है वो हम इस फाइल के कैसे एक्सेस करेंगे, हम इस फाइल को किसी और फाइल में इंपोर्ट करके करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट स्टेटमेंट हमने देखा था, पिछले हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं इंपोर्ट, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि पाइथन की हर फाइल क्या होती है, अपने आप एक मॉड्यूल होती है, ठीक है। और हमको कैसे इंपोर्ट करेंगे वो भी हम आगे और देखते हैं, ठीक है। पैकेज क्या होता है, देखो पाइथन का कोई भी एक ऐसा फोल्डर, ठीक है, पाइथन में ऐसा फोल्डर, जैसे कि अभी मेरा करंट फोल्डर है, मान लो कि ठीक है, प्रैक्टिस नाम का फोल्डर है मेरा अभी, ठीक है। क्या है, प्रैक्टिस नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक अंडरस्कोर init .py नाम की फाइल है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर एक search.py नाम की फाइल है, ठीक है। और भी बहुत सारी कुछ फाइल हो सकती है, ठीक है। तो जो भी पाइथन का फोल्डर, जो भी फोल्डर जिसके अंदर अंडरस्कोर इनिट नाम की फाइल होगी, ठीक है, आपको सिर्फ एम्प्टी फाइल बनानी है। तो अगर ये फाइल उस फोल्डर के अंदर है तो वो फोल्डर क्या कहेगा, वो पाइथन उसको किस तरीके से ट्रीट करेगा, उसे एक पैकेज की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो पैकेज कैसे बनता है पाइथन में, जो भी फोल्डर जिसके अंदर अंडरस्कोर इनिट .py फाइल है वो क्या कहलाएगा, एक पाइथन का पैकेज कहलाएगा, ठीक है। और इस पैकेज के अंदर जितनी भी फाइलें होगी, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, इसके अंदर मॉड्यूल होंगे। 4-5 फाइलें, 4-5 मॉड्यूल है, ठीक है। जितनी भी फाइल होगी वो सारी इस पैकेज के अंदर क्या होगी, मॉड्यूल होगी। तो इस मॉड्यूल को, ये जितने मॉड्यूल है ये सारे मॉड्यूल क्या है, इस पैकेज के अंदर है। प्रैक्टिस पैकेज के अंदर इतने सारे मॉड्यूल है हमारे पास। तो इन सबको कैसे एक्सेस करेंगे अपन, तो हम इस पैकेज के नाम के थ्रू इनको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे इंपोर्ट करना है दूसरी फाइल में। ये स्ट्रक्चर समझ में आया। प्रैक्टिस नाम का एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर ये 5-6 फाइल है, ठीक है। जैसे इसका नाम मॉड्यूल 2 है, इसका नाम मॉड्यूल 3 है, .py, सबके पीछे क्या लगा होगा, .py लगा होगा, ठीक है। मॉड्यूल 4 .py है, ठीक है। इस तरीके से कुछ फाइलें बनी हुई है। और एक फाइल कौन सी होगी, अंडरस्कोर इनिट .py, ठीक है। वो फिलहाल हम एम्प्टी रखेंगे, एम्प्टी फाइल, ठीक है। वो एम्प्टी रखना ना रखना उसका हम कैसे देखेंगे कि उसमें क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया पैकेज क्या होता है। जिस भी फोल्डर के अंदर अंडरस्कोर इनिट .py फाइल है वो क्या होगा, एक मॉड्यूल होगा, ठीक है, सॉरी एक पैकेज होगा। और मॉड्यूल क्या होगा, जो भी पाइथन की फाइल है वो एक मॉड्यूल है। अब हमें क्या करना है कि अंडरस्कोर इनिट पाई जो है ये फाइल हमने एम्प्टी रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जितने भी मॉड्यूल है उन सबकी फंक्शनलिटी हम बाहर इंपोर्ट कर सकते हैं। एम्प्टी है मतलब क्या हुआ, ये फाइल एम्प्टी है मतलब यहां से सारी की सारी फाइलें हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइल एम्प्टी है मतलब सारी की सारी फाइल एक्सेस कर सकते हैं। इस जैसे कि सर्च के अंदर एक फंक्शन है, जैसे मॉड्यूल 2 के अंदर फंक्शन है एडिशन नाम का, ठीक है। कौन सा फंक्शन है, मॉड्यूल 2 के अंदर एक एडिशन, मॉड्यूल 3 के अंदर एडिशन मान लो, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। और मॉड्यूल 4 के अंदर क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और डिवीजन। और इनके अंदर भी कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। मान लो क्लासेस, फंक्शन, कुछ भी कोड लिखा हुआ है, जो भी कोड लिखा हुआ है। अब मुझे करना है कि ये एडिशन नाम का जो फंक्शन है ये मुझे किसी और फोल्डर में एक्सेस करना है, ठीक है। जैसे इसके साथ में एक और फोल्डर है जहां मैं कुछ भी कोड कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास लिखा हुआ test.py नाम की फाइल है। अभी test.py में मुझे क्या करना है, मुझे एडिशन फंक्शन यूज करना है, ठीक है। एडिशन फंक्शन क्या बना हुआ है, test.py और प्रैक्टिस सेम लेवल पर है। प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर मॉड्यूल 3 के अंदर एडिशन नाम का फंक्शन है, लेकिन ठीक है। और मुझे इस test.py में इस एडिशन नाम के फंक्शन को यूज करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इंपोर्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर यदि ये फाइल एम्प्टी है, ठीक है, अगर यदि ये फाइल एम्प्टी है तो क्या होगा,
इन जितने भी मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन क्लासेस सब लिखी हुई सारी की सारी मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, या एक भी इंपोर्ट जो मुझे इंपोर्ट करना है वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर यदि मुझे इस पूरे मॉड्यूल में से सिर्फ कुछ फंक्शन ही एक्सपोर्ट करने कि कुछ फंक्शन ही इंपोर्ट हो सके, बाकी कोई फंक्शन दो ही कोई और इंपोर्ट ना कर सके, जैसे कि एडिशन यहाँ से इंपोर्ट हो सके, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन, इन दो को ही मैं बाहर अलाउ कर रहा हूँ कि ये कोई यूज कर सके, इसके अलावा कोई और यूज ना कर सके, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे init.py में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं init ये काम का लिखूंगा मैं init.py में, फॉर्म क्या नाम है, मॉड्यूल 3 इंपोर्ट एडिशन, ठीक है। अगर ये लाइन init.py में लिखी हुई है, ठीक है, ये लाइन init.py में लिखी हुई है, तो init.py क्या करेगा, जब भी मैं इस प्रैक्टिस के थ्रू एक्सेस करने जाऊंगा, ठीक है, एडिशन को, तो देखेगा पहले कि init.py में एडिशन नाम का है क्या है, तो ही वो अलाउ करेगा, अदरवाइज हम इसको एक्सेस नहीं करेंगे, हमारे पास एरर आ जाएगा कि इंपोर्ट एरर आ जाएगा, ठीक है। और अगर init.py एम्प्टी है तो सारे के सारे मैं किसी को भी एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। और init.py के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो सिर्फ जो लिखा हुआ है वही चीज बाहर एक्सेसिबल है, उसके अलावा कोई और एक्सेसिबल नहीं है। तो अब मैं सब्ट्रैक्शन को नहीं कर सकता। अगर यदि मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखा है तो फ्रॉम मॉड्यूल 4 इंपोर्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये दो चीज ही दो लाइन लिखी हुई है init.py में, ठीक है। इस init.py में क्या लिखी हुई है, दो लाइन लिखी हुई है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को मैं इंपोर्ट कर सकता हूं। मैं test.py में क्या लिख सकता हूं, मैं test.py में लिख सकता हूं इंपोर्ट, ठीक है, प्रैक्टिस डॉट, ठीक है, ऐसा लिखते हैं, फ्रॉम लिखते हैं, ठीक है। हमें क्या इंपोर्ट करना है, एडिशन करना है, तो फ्रॉम प्रैक्टिस डॉट मॉड्यूल 3 इंपोर्ट एडिशन, ठीक है। तो ये लाइन परफेक्टली वर्क करेगी। लेकिन इस एडिशन की जगह मैंने सब्ट्रैक्शन लिख दिया तो ये वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हमने क्या लिखा init.py में, क्या बताया कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही बाहर एक्सेसिबल है, बाहर आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बाकी कोई और इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन लिखते ही क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगी, ठीक है। ये समझ में आई, ठीक है। तो init.py में क्या लगा, या तो एम्प्टी रखा तो सारी फाइल आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ये एम्प्टी होती तो मैं एडिशन इंपोर्ट सब्ट्रैक्शन पे हमारा सक्सेस होता, लेकिन एम्प्टी नहीं है। हमने कह रखा है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ही जो फंक्शन है इसके यहाँ के वो आप बाहर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। आप फोल्डर के अंदर फिर फोल्डर बना सकते हैं, सब पैकेज बना सकते हैं। ये हमारा मेन पैकेज हुआ, तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि इनर प्रैक्टिस 2 नाम का एक फोल्डर और है, ठीक है। इसके अंदर फिर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पाई बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप जितने चाहे उतने डेप्थ तक जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब इनको एक्सेस कैसे करेंगे, अब प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस के अंदर प्रैक्टिस 2 है, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, तो मैं हमेशा क्या लगाऊंगा, जैसे यहाँ एक्सेस किया था डॉट के थ्रू, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम प्रैक्टिस डॉट प्रैक्टिस 2 डॉट जो भी इसके अंदर मॉड्यूल का नाम होगा, जैसे मॉड्यूल का नाम है मोड 1, ठीक है, डॉट पाई, ठीक है। तो डॉट मोड 1, फिर इंपोर्ट लिखा हमने। अब इस मॉड्यूल 1 के अंदर कोई फंक्शन हुआ, जो भी फंक्शन हुआ फन नाम का, तो मुझे फन इंपोर्ट करना है, ठीक है, या क्लास हुई तो वो क्लास इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो फ्रॉम प्रैक्टिस डॉट प्रैक्टिस 2 डॉट मोड 1 इंपोर्ट फन, ठीक है। तो आप ऐसे डॉट डॉट लगाकर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। जितने भी आपके पैकेजेस के अंदर सब पैकेजेस क्रिएट होंगे, आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट समझ में आया, ठीक है। ये क्या कहला रहा है, ये फन को मैंने स्पेसिफिकली इंपोर्ट किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहता है स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम द मॉड्यूल, ठीक है। हमने एक स्पेसिफिक फंक्शन को इंपोर्ट किया है, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम यहाँ स्टार लगाएंगे तो क्या होगा, स्टार लगाएंगे क्या होगा, मॉड्यूल 3 के अंदर जितने भी क्लासेस फंक्शन होंगे, जितना भी कोड होगा सारा इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, फ्रॉम भी हटाए सीधे क्या लिख सकते हैं, इंपोर्ट, ठीक है, प्रैक्टिस डॉट, ठीक है। तो आपको फिर ऐसे अगर किसी फंक्शन को एक्सेस करना है, ये सो हमने इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन अब हमें एक्सेस करना है तो हम क्या लिखेंगे, फिर जैसे फन एक्सेस करना है तो फिर हमें पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पर। इस तरीके से अगर इंपोर्ट किया है कि इंपोर्ट प्रैक्टिस डॉट प्रैक्टिस 2 डॉट मोड 1, तो फिर हम कैसे लिखेंगे, प्रैक्टिस डॉट प्रैक्टिस 2 डॉट मोड 1 डॉट फन, फिर ऐसे हम फन को कॉल करेंगे। फिर हम कॉल करते वक्त भी हमें पूरा लिखना पड़ेगा अगर इस तरीके से इंपोर्ट किया है। और फ्रॉम के थ्रू इंपोर्ट किया तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फ्रॉम के थ्रू किया तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे, अदरवाइज हमें इस तरीके से पूरा पाथ देकर फिर हमें एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई किस तरीके से इंपोर्ट करना है, पैकेजेस क्या होते हैं, मॉड्यूल क्या होते हैं, ठीक है।
तो इनकी हम एक्सरसाइज करके देख लेते हैं एक बार, मॉड्यूल और पैकेजेस की, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास क्या है, मैं पैकेज क्रिएट, पहले एक मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा, पैकेज 1 नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है। इस पैकेज 1 के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, पैकेज 2, अभी रहने देते हैं, ठीक है। पैकेज 1 बनाया, पैकेज 1 को अब पैकेज क्रिएट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर एक फाइल बनानी पड़ेगी मुझे, __ init _ .py, ठीक है। ये फाइल एम्प्टी फाइल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इस पैकेज के अंदर एक और फाइल है, मान लो पाइथन की फाइल है, ठीक है, module1.py, ठीक है, एक फाइल है। और मॉड्यूल 1 के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है डिफाइन फन, ठीक है, और ये प्रिंट कर रहा है फन फ्रॉम मॉड्यूल 1, ठीक है, फन फ्रॉम पैकेज 1 मॉड्यूल 1, ठीक है। क्या लिखा हुआ, फन फ्रॉम पैकेज 1 मॉड्यूल 1, ठीक है, इस तरीके से फंक्शन लिखा हुआ है। अब इस मॉड्यूल 1 को मुझे क्या करना है कि इस practice.py में यूज करना है, ठीक है। practice.py यहाँ दिख रही है आपको, और इस practice.py के साथ सेम लेवल पे क्या एक पैकेज है, पैकेज 1, ठीक है। तो मुझे करना है, इसको यूज करना है, फन को चाहिए मुझे, फन इंपोर्ट करना है, तो मैं क्या लिखता हूँ, इंपोर्ट, ठीक है, पैकेज 1 डॉट मॉड्यूल 1, ठीक है। और फिर मैं कह सकता हूँ, अब मुझे फन को कॉल करना है तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, पैकेज 1 डॉट मॉड्यूल 1 डॉट फन, ठीक है। मैं डायरेक्टली फन को एक्सेस नहीं कर सकता, तो मुझे अगर इस तरीके से इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट के थ्रू, ठीक है, इस तरीके से इंपोर्ट किया है, तो मुझे लिखना पड़ेगा, पूरा पाथ लिखना पड़ेगा फिर से, और फन को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या लिख रहा है, फन फ्रॉम पैकेज 1 मॉड्यूल 1, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सीधे से फन को कॉल करूं, इस तरह बार बार मुझे पाथ ना लिखना पड़े, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम और इंपोर्ट फन, ठीक है। अब मैं सीधे सीधे फन को कॉल कर सकता हूं, अब मुझे इतना पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर से भाई फन फ्रॉम पैकेज 1 मॉड्यूल 1, ठीक है। अब इस मान लो कि इस मॉड्यूल के अंदर और भी मॉड्यूल होते हैं, जैसे पैकेज 1 तो हमारा क्या हो गया, मॉड्यूल हो गया, इसके अंदर और भी मॉड्यूल होते हैं। किस तरीके से, नया फोल्डर क्रिएट कर लिया, पैकेज सब पैकेज 1, ठीक है, सब पैकेज 1, ठीक है। तो इसके अंदर इसको पैकेज बनाना है, तो पैकेज बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा __ init __ नाम की फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके अंदर में मान लीजिए एक और फाइल है सब मॉड्यूल 1, ठीक है, .py। फिर इसके अंदर वही डिफाइन है फन फंक्शन, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ, प्रिंट सब मॉड्यूल 1, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ पैकेज 1 सब मॉड्यूल 1, ठीक है। तो अब मुझे फ्रॉम पैकेज 1 डॉट सब पैकेज 1 डॉट सब मॉड्यूल 1 इंपोर्ट फन, ठीक है। अब हमारे पास 2 फन हो गए, तो अब देखते हैं कौन सा फन कॉल होता है, ठीक है। पैकेज 1 सब मॉड्यूल 1, ठीक है, ये फंक्शन हमारा कॉल हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये हमने बाद में इंपोर्ट किया था। अगर हम लाइन को सेव कर देते तो क्या होता, फन फ्रॉम पैकेज 1 मॉड्यूल 1, ठीक है। तो जो बाद, अगर सेम नाम के फंक्शन है जो बाद में इंपोर्ट हुआ होगा वो हमारा कॉल होगा, ठीक है। और अब हम नाम चाहते हैं, ठीक है, अब हम रीनेम कर सकते हैं एज fun2, ठीक है। तो फिर आप फन कौन सा कॉल होगा, और ये fun2 हो जाएगा नाम इसका, ठीक है। आप रीनेम कर सकते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। आप fun2 कॉल किया तो पैकेज 1 मॉड्यूल 1, ठीक है, फन फ्रॉम पैकेज 1 मॉड्यूल 1, ये fun2 है हमारा, और ये हमारा फन है, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से इंपोर्ट करना है पैकेजेस से, सब पैकेजेस से, ठीक है। ये पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। पैकेज 1 के अंदर क्या है, सब पैकेज 1 है, ठीक है, सब, और ये जहाँ __ init __ .py मिली
वो हमारा पैकेज की तरह ट्रीट होगा, ठीक है, पाइथन में। ठीक है, ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट जो है पाइथन में हम पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पाइथन तो है, लेकिन ये जो हमने जैसे मॉड्यूल बनाया है या फिर हमने कोई ऐसा कोड लिखा है जो हम चाहते हैं कि कोई और भी यूज़ कर सके, ऐसा अगर यदि हम चाहते हैं, जैसे किसी और ने लिखा हुआ कोड है वो हम चाहते हैं कि हम यूज़ करें, लेकिन वो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन के साथ हमें हर चीज़ तो मिलती नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, पिप कमांड, ठीक है। पिप कमांड से हम क्या कर सकते हैं, पैकेजेस, एक्सटर्नल पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने सॉर्ट नाम का एक पैकेज बना रखा है, ठीक है, सॉर्ट, जिसमें बहुत सारी सॉर्टिंग के एल्गोरिथम लिखी हुई, उन्होंने कुछ परफॉर्म कर रखा है, ठीक है। तो उन्होंने सॉर्ट नाम का फंक्शन बना रखा है, सॉर्ट नाम का मॉड्यूल बना रखा है। तो वो मुझे सॉर्ट नाम का फंक्शन, वो मॉड्यूल मुझे चाहिए, उसके कुछ कोड मुझे चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, पिप इंस्टॉल, और पैकेज का नाम जो भी होगा वो लिख दूंगा, पिप इंस्टॉल सॉर्ट, ठीक है। तो जहां भी वो सॉर्ट नाम का पैकेज अवेलेबल होगा वहां से वो इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। और अगर यदि आप चाहते हैं कि सॉर्ट के मान लो 3-4 वर्जन है, ठीक है, तो आप इक्वल करके स्पेसिफिक वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको उस पैकेज की कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप क्या लिखेंगे, पिप शो और उस पैकेज का नाम, ठीक है। जैसे पाइथन में मान लो जी कि कोई numpy है, ठीक है, numpy करके एक पैकेज है, तो आप क्या लिखेंगे, पिप इंस्टॉल numpy, ठीक है। और numpy का कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो आप उसका इक्वल करके वर्जन भी लिख सकते हैं, या फिर पिप शो numpy लिखेंगे तो numpy की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मॉड्यूल की वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। पिप लिस्ट क्या करता है, ठीक है, पिप लिस्ट क्या करता है, जितने भी पैकेज आपने इंस्टॉल करे हैं जो इनबिल्ट पाइथन के साथ नहीं आए हैं, उन सबकी एक लिस्ट हमें शो कर देता है, ठीक है। जैसे कि numpy पाइथन के साथ इनबिल्ट नहीं आया और मैंने किया पिप इंस्टॉल, इस कमांड के थ्रू जो भी मैंने इंस्टॉल करे होंगे, ठीक है, पैकेजेस, पिप कमांड के थ्रू जो भी मैंने पैकेजेस इंस्टॉल करे होंगे वो सारे के सारे की लिस्ट मुझे कहाँ मिलेगी, पिप लिस्ट के थ्रू मिलेगी, ठीक है। और एक कोई भी पैकेज जो आपने इंस्टॉल किया है उसको अनइंस्टॉल करना है तो पिप अनइंस्टॉल और उस पैकेज का नाम, ठीक है। पिप समझ में आया, पिप क्या है, पिप एक पाइथन का इंस्टॉल मैनेजर है, ठीक है। ये क्या करता है, पैकेजेस इंस्टॉल करने के काम आता है, ठीक है। पैकेज इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, ठीक है, पैकेजेस की इन्फॉर्मेशन देखना, ये सारा काम कौन करेगा, पिप करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कमांड है पिप की। उसके अलावा और भी कमांड्स है पिप की, आप पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं, ठीक है। पिप की और भी बहुत सारी फंक्शनलिटीज है, ये मैंने कुछ बेसिक्स यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो हम पिप के थ्रू 1-2 पैकेज इंस्टॉल करके देख लेते हैं और ये कमांड चला के देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले क्या चलाता हूँ, पिप लिस्ट चलाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो पाइथन के पैकेजेस इंस्टॉल्ड थे उनकी मुझे लिस्ट मिल रही है, ठीक है। तो मेरे पास जेंगो इंस्टॉल्ड है, ठीक है, माई कनेक्टर पाइथन है, पिप, ये कुछ पैकेजेस मेरे पास इंस्टॉल्ड है और इनका वर्जन ये रहा, ठीक है। अब जैसे मुझे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो पिप, जैसे मुझे जैसे एसक्यूएल पार्स, उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन देखनी है, ठीक है। तो पिप शो एसक्यूएल पार्स, ठीक है। तो इस पैकेज की जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मुझे मिल गई, ठीक है। नेम एसक्यूएल पार्स, वर्जन 0.4.2, ए नॉन वैलिडेटिंग एसक्यूएल पार्सर, ठीक है, एसक्यूएल पार्सर है। इसका होम पेज ये रहा, ठीक है, इसका ऑथर ये है, ठीक है, ऑथर की ईमेल ये है, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई, कहाँ इंस्टॉल्ड है मेरे इसमें, सी यूजर्स, ठीक है। और ये किस पैकेज के थ्रू किस पैकेज को इसकी ज़रूरत पड़ती है ये भी इसने बता रखा, रिक्वायर्ड बाय जेंगो, ठीक है। अब जैसे मुझे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो मैंने किया पिप इंस्टॉल numpy, ठीक है। तो इंस्टॉलिंग पे numpy लगा देगा, ठीक है, कलेक्टिंग numpy, ठीक है। हमारे पास numpy इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, numpy इंस्टॉल हो गया, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड numpy 1.22.3, ठीक है। अब मैं पिप लिस्ट करता हूं तो मुझे numpy भी दिखेगा लिस्टेड में, ठीक है। numpy दिख रहा है, उसका वर्जन क्या है, 1.22.3, ठीक है। और numpy इन्फॉर्मेशन देखना तो मैं क्या लिखूंगा, पिप शो numpy, ठीक है। तो ये numpy इज ए फंडामेंटल पैकेज फॉर आरएम कंप्यूटिंग विद पाइथन, ठीक है। इसके ऑथर ये हैं
और ऑथर का ईमेल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। रिक्वायर्ड बाय किसी से नहीं लिखा है, रिक्वायर्स किसी से नहीं है, वर्जन लिखा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे अनइंस्टॉल करना है तो पिप अनइंस्टॉल numpy, ठीक है। फाउंड एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन numpy, और ये पूछ रहा है हमसे फाइनल कि आप यस और नो में आंसर दीजिए। मैंने यस दिया तो सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड numpy। अब मैं वापस से पिप लिस्ट करूंगा तो मुझे numpy नहीं दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। numpy अनइंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। ये चीज समझ में है आपको? उसके बाद जो हमारे पास है पाइथन में कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल्स भी है, तो उनमें से एक हमारे पास जो है वो है रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। पाइथन में एक रैंडम मॉड्यूल पहले से बना हुआ है, तो उस रैंडम मॉड्यूल को कुछ अंदर कुछ फंक्शंस है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो रेंड रेंज, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फंक्शन एक स्टार्ट आर्ग्यूमेंट लेता है, एक स्टॉप आर्ग्यूमेंट लेता है और एक स्टेप आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। तो स्टेप को भी इग्नोर करो, स्टार्ट और स्टॉप, ठीक है। तो स्टार्ट और स्टॉप के बीच में से कोई भी एक रैंडम नंबर हमें देगा, जैसे मैंने लिखा 10 और 18, ठीक है। तो 10 और 18 के बीच में से कोई एक रैंडम नंबर हमें आंसर में मिलेगा, ठीक है। रैंडम रेंज क्या करता है, एक जो भी स्टार्ट और स्टॉप का जो भी आर्ग्यूमेंट हमने दिए उनके बीच का कोई भी एक रैंडम नंबर हमें रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। और स्टेप आर्ग्यूमेंट क्या करता है कि स्टेप अगर मैंने 2 दिया है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, मैंने 2 दिया है तो 10, 12, 14, 16 और 18 इनमें से कोई एक नंबर मुझे रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। स्टेप 3 दिया है तो क्या होगा 10, 13, 16, ठीक है, और बस, ठीक है। इनमें से कोई एक नंबर मुझे रिटर्न में मिलेगा। तो जो स्टेप दी होगी उसकी एक ऐसा मान लीजिए वो जो नंबर्स होंगे लिस्ट स्टार्ट से लेकर एंड तक मुझे पहुंचना है इस स्टेप के थ्रू, प्लस प्लस करते करते, और वो नंबर्स में से मुझे कोई एक नंबर रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या होती है 1 होती है, 1 होती है तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में से कोई नंबर मिल जाए। स्टेप 2 है तो 10, 12, 14, 16, 18 में से मिलेगा। स्टेप 3 है तो 10, 13, 16 में से कोई एक नंबर रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई, रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। रैंडम रेंज फंक्शन समझ में आया। उसके अलावा एक रैंडम इंट फंक्शन भी है, रेंड इंट, ठीक है। तो यह करता है रिटर्न करता है, ये सेम एज इस फंक्शन का काम करता है, ठीक है। इस फंक्शन के सेम एज काम करता है, बस इसमें अंतर ये है कि इसमें स्टेप आर्गुमेंट पास नहीं होता है, स्टार्ट कोमा स्टॉप प्लस 1 हमें पास करना पड़ता है, उनके बीच में से कोई हमें एक रेंज नंबर आंसर में मिलता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, अगर आप इस रैंडम रेंज को इस तरीके से कॉल करते हैं या फिर आप रैंडम इंट को कॉल करें, दोनों का सेम ही वर्किंग है, ठीक है। तो ये भी एक हमें एक रैंडम इंटीजर देता है जो भी स्टार्ट और स्टॉप आर्गुमेंट है उसके बीच में से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक रैंडम फंक्शन भी है, रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है। रैंडम मॉड्यूल का नाम है, इसके अंदर एक रैंडम फंक्शन है, ठीक है। रैंडम मॉड्यूल का नाम है, रैंडम फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो क्या करता है, ये 0 और 1 के बीच में कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हमें आंसर मिलता है, ठीक है। 0, 0.1, 0.12 ऐसे कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट आंसर हमें 0 और 1 के कोमा के बीच में मिलता है, ठीक है। रैंडम डॉट रैंडम क्या करता है, 0, 1 के बीच में कोई भी एक रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हमें रिटर्न में करता है, ठीक है। चॉइस का काम क्या है, चॉइस का काम क्या है, रिटर्न ए रैंडमली सिलेक्टेड एलिमेंट फ्रॉम द स्पेसिफाइड सीक्वेंस। जैसा मैंने कोई लिस्ट दी है 1, 2, 3, 4, तो इनमें से कोई भी एक, इस लिस्ट में से कोई भी एक रैंडम एलिमेंट मुझे रिटर्न में मिलेगा। कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकती है, सेट हो सकता है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लिस्ट, टपल, जो भी सीक्वेंस अवेलेबल है, क्या क्या लिखा है, स्ट्रिंग अवेलेबल है, रेंज है, रेंज फंक्शन के थ्रू भी हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट है, टपल है और एनी अदर काइंड ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, उस सीक्वेंस में से कोई भी एक एलिमेंट हमें रिटर्न में आंसर मिलेगा, ठीक है। रैंडम, इसको कॉल करने का तरीका है रैंडम डॉट चूज सीक्वेंस, ठीक है। जो भी सीक्वेंस आप पास करेंगे, लिस्ट, टपल, उसमें से कोई भी एक एलिमेंट हमें रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो फंक्शन है वो शफल फंक्शन है। शफल क्या करता है कि इन प्लेस एक लिस्ट को या जो भी सीक्वेंस है उसको शफल करता है। जैसे मैंने लिस्ट दी है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये इन एलिमेंट्स को रैंडमली शफल कर देगा, ठीक है। वो शफल कैसे करता है वो इस फंक्शन पे डिपेंड करेगा। फंक्शन क्या करता है, फंक्शन को क्या करना है, फंक्शन 0 से और 1 के बीच में कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। फंक्शन क्या करेगा, 0 और 1 के बीच में एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐसा फंक्शन चाहिए जो 0 और 1 के बीच में एक वैल्यू रिटर्न करे। अगर आप ऐसा फंक्शन आप एक्सटर्नली प्रोवाइड कर सकते हैं और आप एक्सटर्नली प्रोवाइड नहीं करते तो ऐसा कौन सा फंक्शन है हमारे पास रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन है। तो रैंडम फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज होगा, रैंडम फंक्शन
अगर आप पास करते हो तो वो फंक्शन यूज होगा, अदरवाइज रैंडम फंक्शन। तो वो हमें 0 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू देगा, उस वैल्यू के हिसाब से इन वैल्यूज को शफल किया जाएगा और फाइनली एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो और वो क्या करता है, इन प्लस सफल करता है। इन प्लस सफल करता है यानी कि जो लिस्ट आपने पास करी है उसी लिस्ट में चेंज होगा, कोई नई लिस्ट हमारे पास रिटर्न में आंसर में नहीं आएगी, ठीक है। इट चेंजेस द ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है। तो जो भी लिस्ट आपने पास करी, आपने एल इक्वल टू जैसे लिस्ट बन रखी है और फिर आपने शफल कॉल किया, ठीक है, रैंडम डॉट शफल और एल पास किया है, तो इस एल में ही चेंजेस होकर वो उस एल में असाइन हो जाएंगे, ठीक है। उसके हिसाब से वो जो भी आप वैल्यूज रन टाइम पे रेंडमली वैल्यू जनरेट होगी उनके हिसाब से उनको शफल करके हमें रिटर्न में नहीं मिलेगा, वो इन प्लेस शफल हो जाएगी, ठीक है। फिर हम एल को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास कोई नई लिस्ट आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। शफल फंक्शन समझ में आया? शफल क्या काम करता है, एक सीक्वेंस लेता है, उसको इन प्लेस शफल करता है, किसकी मदद से, इस फंक्शन की मदद से। यह फंक्शन क्या करता है, यह फंक्शन ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है। और आप ऐसा फंक्शन प्रोवाइड करते हो तो वो फंक्शन यूज में आएगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कौन सा फंक्शन यूज होगा, रैंडम फंक्शन यूज होगा, ठीक है। तो ये सारे हम 1 बाय 1 एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। तो हम ये सारे फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं पहले जो भी हमने पढ़े, ठीक है। देखिए अब हमारे पास क्या रैंडम मॉड्यूल है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रैंडम डॉट, हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ठीक है। स्टार्ट आर्ग्यूमेंट मैंने दिया 10, स्टॉप आर्ग्यूमेंट मैंने दिया 20, ठीक है। स्टेप अभी मैं नहीं दे रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो हमें एक रैंडम इंटीजर मिलेगा, उसको हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या आंसर में क्या मिला, 15 मिला, ठीक है। मैं इसको वापस रन करता हूँ तो इस बार 16 मिला, कोई भी रैंडम इंटीजर हमें मिल सकता है, ठीक है। इस बार फिर 15 मिला, फिर 15, 19 मिला इस बार, ठीक है। तो कोई भी रैंडम इंटीजर हमें 10 to 20 के बीच में मिल सकता है। और अगर मैंने स्टेप दिए तो जैसे स्टेप मैंने 2 दी है तो क्या होगा, 10, 12 इस तरीके से नंबर में से मिलेगा, 10 मिला, 14 मिला, सारे इवन नंबर मिलेंगे, कोई भी ऑड नंबर नहीं मिल पाएगा इस बार, ठीक है। आप कितनी बार रन कर ले आपको कोई भी ऑड नंबर नहीं मिलेगा, 12, 14, 18, 16 सारे मिल गए, लेकिन कोई भी ऑड नंबर नहीं मिल पाया, क्यों, क्योंकि स्टेप 2 दी थी तो 10, 12, 14, 16, 18 और 20 में से कुछ मिला होगा, ठीक है। स्टेप 3 दी तो 10, 13, 16 और 19 में से कुछ मिलेगा, 13 मिला, 13 मिला, 19 मिला, ठीक है, 16 मिला, ठीक है, फिर 13 मिला, कोई भी रैंडम इंटीजर मिलेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई? मैंने रैंडम इंट यूज किया है तो 10 और 20 के बीच में कोई भी रैंडम इंटीजर मिलेगा, जैसे 15 मिल गया, फिर 19 मिल गया, फिर 17 मिल गया, फिर 13 मिल गया, ठीक है। कोई भी रैंडम इंटीजर मिलेगा। ये दोनों फंक्शन समझ में आए? उसके अलावा हमारे पास कौन सा फंक्शन था, रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है। ये हमारे पास कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है और हमें 0.0 और 1.0 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रिटर्न में मिलती है, ठीक है। जैसे 0.166 कुछ इस तरीके से वैल्यू मिली है, इस बार 0.083, ठीक है, 0.69, ठीक है। कोई भी 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आप जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो फंक्शन है वो है चॉइस फंक्शन, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, एल इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ए बी, ठीक है, सी डी, ठीक है। और इसमें मैंने पास किया एल, ठीक है। तो कोई भी एक एलिमेंट हमें रिटर्न मिलेगा पूरी लिस्ट में से। इस बार डी मिला है, ठीक है, इस बार 1 मिला है, इस बार बी मिला है, इस बार डी मिला है, इस बार सी मिला है, ठीक है, इस बार 3 मिला है। तो कोई भी रैंडम एलिमेंट हमें मिल सकता है, ठीक है, सी डी, ठीक है, 3, कोई भी इस लिस्ट में से कोई भी रैंडम एलिमेंट हमें मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कौन सा फंक्शन था, शफल। शफल करना चाहता हूँ मेल को और मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा इसी लिस्ट को, इन प्लेस शफल होगी, ठीक है। तो इस बार क्या शफल हो गया है, सी ए 2, 3, 1, 4 डी बी डी, ठीक है। इस बार शफल किया तो कुछ इस तरीके से आई है, एक बार और शफल किया तो कुछ, हर बार मुझे अलग अलग मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। बहुत रेयर चांस है कि हमें सेम लिस्ट मिले, ठीक है। फिर से कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है, फिर से चेंज किया तो फिर कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है।
तो आप जितनी बार शफल करेंगे उतनी बार शफलों की लिस्ट हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। उसके अलावा कौन सा फंक्शन बचा है हमारे पास? रैंडम हो गया है, रैंडम इंट हो गया है, चॉइस हो गया है, ठीक है, शफल फंक्शन हो गया है। ठीक है, पाइथन की अब इस रैंडम मॉड्यूल के ऊपर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेज इनके इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू आप जब यूज़ करेंगे तो आपको कुछ एक्सरसाइजेस मैं यहाँ दे रहा हूँ, वो आपको ट्राई करनी है। आपने फंक्शन पढ़े हैं, आपको किस तरीके से फंक्शन को अप्लाई करना है ये आपको सोचना है। ठीक है, आपको 3 रैंडम इंटीजर जनरेट करने हैं, किसके और किसके बीच में? 100 और 999 के बीच में 3 रैंडम इंटीजर जनरेट करना है। ठीक है, और वो रैंडम इंटीजर जो आप जनरेट करेंगे वो क्या होना चाहिए? वो डिविजिबल बाय 5 होने चाहिए, तीनों रैंडम इंटीजर, जैसे कि 100 हो गया, 150 हो गया, 700 हो गया, ये सारा क्या 5 से डिविजिबल है। ठीक है, या फिर क्या हो गया 105 हो गया, 255 हो गया, ठीक है, 100 हो गया। कोई भी 3 रैंडम इंटीजर आपको जनरेट करने हैं जो 5 से डिविजिबल हो और वो किसके बीच में? 100 और 999 के बीच में हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है। आप किस तरीके से करते हैं ये आपको सोचना है ना। आपने लिस्ट पढ़ी है, आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आप सीरीज स्टार्टिंग से सीरीज देखते आ रहे हैं तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। उसके अलावा आपको एक 6 डिजिट का कोड जनरेट करना है। ठीक है, 6 डिजिट का रैंडम कोड जनरेट करना है, जैसे कि 4 5 2 3 3 4। ठीक है, डिजिट रिपीट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 6 डिजिट का कोई भी रैंडम कोड आपको जनरेट करना है। एक बार मैंने फंक्शन कॉल किया तो कुछ इस टाइप से आया, दूसरी बार किया तो 0 4 6 2 3 0 कुछ इस टाइप से आया। ठीक है, कोई भी रैंडम 6 डिजिट का नंबर चाहिए जो आप जनरेट कर सके। ठीक है, उसके अलावा आपको एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करनी है जो कि लेंथ 5 की हो। आप अपने हिसाब से लेंथ बढ़ा सकते हैं, आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं कि आपको क्या लेंथ की स्ट्रिंग रैंडम चाहिए। ठीक है, अगर यूजर ने 10 इनपुट किया तो 10 लेंथ की रैंडम स्ट्रिंग आप जनरेट कर सकते हैं, यूजर ने 2 इनपुट किया तो 2 लेंथ की, ठीक है, 5 लेंथ की, जो आप चाहें वो करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप चाहे तो यूजर से इनपुट ले सकते हैं, 6 डिजिट का चाहिए या कुछ और चाहिए। ठीक है, पहले ये बनाने की कोशिश करिएगा, फिर यूजर से इनपुट लेकर बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज आप ट्राई करिएगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप चीज़ें भूल जाएंगे, आप एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस करिए तो याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास पाइथन में मॉड्यूल अवेलेबल है वो मैथ मॉड्यूल। ठीक है, ये भी एक इनबिल्ट मॉड्यूल है पाइथन में। ठीक है, आप सीधे इंपोर्ट मैथ कर सकते हैं। मैथ मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन मिल जाएंगे, कोस साइन टेन। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि पावर फंक्शन है, प्रोडक्ट फंक्शन है, ठीक है, रिमाइंडर फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक है, जैसे बहुत सारे फंक्शन है, ये हम सारे चला के तो नहीं देखेंगे, मैं इनको डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी मैं 2-4 चला के बता दूंगा किस तरीके से इंपोर्ट करना है और किस तरीके से कॉल करना है। बाकी आप ट्राई करिएगा सारे फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस इतने प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैथ डॉट प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट क्या करता है? कोई भी एक इटरेबल लेता है, इटरेबल जैसे लिस्ट हो गया या सेट हो गया। ठीक है, और उनका पूरा का क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे 1 2 3 लिखा हुआ, 1 2 3 मैंने यहाँ पास किया है, तो 1 × 2 × 3 इनका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 6, और 6 मुझे रिटर्न में मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक इसका हो गया। उसके अलावा आप स्टार्ट आर्ग्यूमेंट एक चीज पास कर सकते हैं। स्टार्ट यानी कि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको मल्टीप्लिकेशन किस नंबर से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 मेरी लिस्ट है, लेकिन मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है 5 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पहले क्या होगा? 5 के अंदर 1 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया? 5। फिर 5 के अंदर 2 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया? 10। फिर 10 के अंदर 3 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 30। तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लीजिए आप कि इस पूरी लिस्ट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके अंदर इस स्टार्ट का मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है? जो भी ट्रेबल आप पास करेंगे उन सभी एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल एक सिंगल रिजल्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, पावर फंक्शन क्या करता है? x, y लिखा हुआ है तो x टू द पावर y कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, या तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं, फिर आपने एक ऑपरेटर भी पढ़ा है, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ये और ये दोनों सेम काम करते हैं। ठीक है, x टू द पावर y। ठीक है, आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैथ डॉट रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या करता है? x, y मेथड रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, आपने मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ा है। ठीक है, सेम वर्किंग यहाँ रिमाइंडर के थ्रू होती है। x mod y, x, y लिखा मतलब जैसे 2, 3 लिखा हुआ है, मैंने रिमाइंडर कॉल तो 2 mod 3 कितना होगा? आंसर 1। ठीक है, तो आप सॉरी 2 mod 3 कितना होगा? 2 आंसर आपको रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, 3 mod 2 लिखा होता तो 1 आंसर मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिमाइंडर क्या करेंगे? रिमाइंडर आपको रिमाइंडर रिटर्न करके देगा। ठीक है, उसके अलावा स्क्वायर रूट फंक्शन क्या करता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट रिटर्न करके देता है। जैसे मैंने लिखा 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में 9 पास किया तो 3 आंसर मिलेगा।
ठीक है, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न करा है, जैसे मैंने 18 वगैरह ऐसा कुछ पास कर दिया जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसका स्क्वायर रूट कोई ना कोई पॉइंट में आंसर जरूर आएगा। ठीक है, इनके भी आएंगे। ठीक है, तो ये 4 फंक्शन समझ में आए, प्रोडक्ट, पावर, रिमाइंडर, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आप ट्राई करिएगा। उसके अलावा ट्रंकेट फंक्शन है। ठीक है, ट्रंकेट फंक्शन क्या करता है, जैसे मैंने लिखा 7.234, तो ये इस इंटीजर पार्ट को मुझे रिटर्न कर देगा, बाकी सारा इग्नोर कर देगा। ठीक है, इन सबको ट्रंकेट करना मतलब ये सारा पोर्शन हटाना है डेसिमल के बाद वाला और इंटीजर पार्ट रिटर्न करना। ठीक है, 7.234 लिखा हुआ है तो क्या होगा, आंसर में सिर्फ 7 आएगा, 234 ट्रंकेट हो जाएगा। ठीक है, ट्रंकेट ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो जो भी पॉइंट के बाद की वैल्यू होगी, सारी पॉइंट के बाद की वैल्यू ट्रंकेट हो जाएगी और मुझे आंसर में क्या मिल जाएगा, फाइनल इंटीजर पार्ट। ठीक है, उसके बाद एक लॉगरिथम फंक्शन है, लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन क्या करता है, एक वैल्यू लेगा और दूसरा क्या लेगा, बेस लेगा। ठीक है, बेस आप नहीं पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, नेचुरल लॉगरिथम ई, बेस क्या रहता है ई। ठीक है, आपने बेस पास किया तो ठीक, अदरवाइज बेस क्या रहेगा, नेचुरल लॉगरिथम ई रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम क्या लिखते हैं, स्लोग 16 बेस 2 चाहिए मुझे आंसर में। ठीक है, मुझे ये कंप्यूट करना है तो कैसे करूंगा मैं कैसे लिखूंगा, लोग किसका बेस चाहिए, 16 का चाहिए, लोग किसका चाहिए, 16 का चाहिए, बेस क्या है 2। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4। ठीक है, इसका आंसर ये क्या हमें आंसर में देगा, 4 देगा। ठीक है, किसको बेस लेना है और क्या लेना है। अगर आप 2 पास नहीं करेंगे तो क्या कंप्यूट करके देगा है, log 16 और बेस में ई। ठीक है, ये इसकी वैल्यू कंप्यूट करके देगा और आप बेस वैल्यू इग्नोर करते हैं तो ठीक है, कोई भी आप बेस पास कर सकते हैं, आपको 3 पास करना है, 4 पास करना है, जो भी आप मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कर सकते हैं लॉगरिथम के ऊपर वो आप यहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्पेसिफिक फंक्शन बनाए log बेस 2 के लिए, आप यहाँ बेस 2 लिखें या फिर आप log 2 लिखें और उसके अंदर x पास करते हैं, सीधे सीधे सेम, दोनों सेम वर्किंग करेंगे। log 10 के लिए डायरेक्टली बना हुआ एक फंक्शन है log 10 और x लिखा मतलब log बेस क्या कंप्यूट करेगा, log x और बेस में 10। ठीक है, ये फंक्शन डायरेक्टली इसके लिए, log 2 किसके लिए, log x और बेस में 2, ये फंक्शन डायरेक्टली इसके लिए। आप या तो यहाँ 2 कोमा या तो आप यहाँ पर 2 पास कर दें तो ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 10 पास कर दें तो ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, या भी, लेकिन यहाँ पर अलग से स्पेसिफिकली फंक्शन भी बने हुए हैं 2। ठीक है, ये चीज समझ में आपको। उसके अलावा एक math.gcd करके एक फंक्शन बना हुआ है। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो आपने HCF पढ़ा है तो HCF और GCD एक ही बात है, सेम चीज है। ठीक है, तो 2 नंबर जैसे 4 और 8, ठीक है, इन दोनों का GCD क्या होगा, ऐसा नंबर जो इन दोनों को, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे तो वो क्या कहलाएगा, 4। ठीक है, जैसे GCD ऑफ 15,18 तो क्या होगा, 3। ठीक है, 3 ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। ठीक है, और वो हाईएस्ट नंबर, उससे बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो दोनों को एक साथ डिवाइड करता है। ठीक है, तो HCF सेम कंसेप्ट है, HCF या GCD जो भी है, तो हमें ये फंक्शन क्या कंप्यूट करके देगा, हमें GCD कंप्यूट करके देगा 2 नंबर का। ठीक है, जो भी 2 नंबर आप पास करेंगे उनका GCD हमें कंप्यूट करके रिटर्न में कर देगा। ठीक है, फ्लोर वैल्यू क्या करता है, फ्लोर वैल्यू करता है कि राउंड टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, राउंड टू द नियरेस्ट इंटीजर, जैसे कि मैंने लिखा 7.2 और इसके ऊपर फ्लोर लगाया तो क्या होगा, 7.2 किसके करीब है, 7 के करीब है, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, 7। और अगर मैंने 7.9 के ऊपर लगाया, 7.9 किसके क्लोज है, 8 के, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से राउंडिंग करना। ठीक है, मैथ.फ्लोर लिखा है, मतलब फ्लोर मतलब जैसे 7.9 लिखा हुआ है तो ये लेस देन 7 इससे लेस देन है और ये 8 से लेस देन है, तो फ्लोर वैल्यू हमेशा ये रिटर्न करेगा, फ्लोर फंक्शन हमेशा ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, राउंड नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो 7.9 लिखा हुआ है तो डाउन करना मतलब नीचे की तरफ लाएगा। ठीक है, तो फ्लोर वैल्यू हमेशा 7 रिटर्न करेगी, कभी भी 8 रिटर्न नहीं करेगी। और सील वैल्यू जो है वो हमेशा क्या करेगी, 8 रिटर्न करेगी, जो बाहर साइड वाली वैल्यू है। ठीक है, राइट साइड वाली वैल्यू जो बड़ी वैल्यू वो कौन रिटर्न करेगा, हमेशा सील फंक्शन, और फ्लोर वैल्यू कौन करेगा, फ्लोर फंक्शन। ठीक है, 7.9 लिखा हुआ है तो 7 कौन रिटर्न करेगा, फ्लोर करेगा, 8 कौन रिटर्न करेगा, सील करेगा। ठीक है, 7.9 लिखा हो, 7.2 लिखा हो, 7.3 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, 7.5 लिखा हो, फ्लोर फंक्शन हमेशा 7 रिटर्न करेगा और सील फंक्शन हमेशा 8 रिटर्न करेगा। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर लेफ्ट साइड में कौन होगा, 7, तो वो फ्लोर रिटर्न करेगा। नियरेस्ट इंटीजर राइट साइड में कौन होगा, 8, तो वो कौन रिटर्न करेगा, सील रिटर्न करेगा। ठीक है, फ्लोर और सील समझ में है। उसके अलावा कुछ कॉन्स्टेंट भी बने हुए हैं मैथ फंक्शन में, जैसे एक यूलर कांस्टेंट होता है। ठीक है,
तो उसकी वैल्यू कुछ ये होती है, ठीक है। तो मैथ डॉट ए लिखेंगे तो आपको ये कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मैथ डॉट इनफाइनाइट एक पहले से कांस्टेंट है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर इन्फिनिटी, ठीक है। मैथ डॉट INF लिखते हैं तो आपको एक फ्लोटिंग पॉइंट इन्फिनिट मिलता है, ठीक है। मैथ डॉट पाई लिखते हैं तो पाई की वैल्यू आपको मिलती है 3.14159 कुछ इस तरीके से, इतनी यहाँ तक की ये वैल्यू रिटर्न होकर मिलती है, ठीक है। मैथ डॉट पाई लिखते हैं आप तो, ठीक है। मैथ ये कुछ कांस्टेंट और भी कांस्टेंट हो सकते हैं, आप जो भी कांस्टेंट डिफाइंड है आप पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ कांस्टेंट मैंने यहाँ लिए हैं, कुछ फंक्शंस लिए हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस है, साइन, कोसाइन, टेन वगैरह, तो वो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं करे हैं, ठीक है। तो इसमें से हम कुछ फंक्शंस रन करके देखते हैं, कुछ आप ट्राई करिएगा, ठीक है। इंपोर्ट मैथ, ठीक है। मैथ मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने लिखा मैथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और मैंने इसके अंदर लिस्ट पास कर दी 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 120 आना चाहिए, ठीक है। और हम प्रिंट भी करना है, ठीक है। तो हमें आंसर में क्या मिल रहा है 120। हमने लिस्ट पास करी है, लिस्ट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे उनका मल्टीप्लाई होगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा स्टार्ट वैल्यू भी पास करते थे, मैंने 2 पास कर दिया, तो अब क्या होगा 240 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो प्रिंट के अंदर पास हुआ है, ठीक है। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है 240 आ रहा है, ठीक है। स्टार्ट जो है कीवर्ड आर्गुमेंट है, पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं है, तो आपको स्टार्ट इक्वल टू 2 करके इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। ये एक पोजिशनल आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट है, तो आपको कीवर्ड की तरह पास करना पड़ेगा। तो जो भी लिस्ट आपने पास करी है उसको किससे फाइनल मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना है, या फिर स्टार्टिंग किससे करना है 2 से करना है, ठीक है। आप 3 पास करेंगे तो 120 इंटू 3 कितना होता है 360 मुझे आंसर मिलेगा, ठीक है। 360 मुझे आंसर मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा जैसे हमें x टू द पावर y कैलकुलेट करना है, प्रिंट मैथ डॉट पावर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2 टू द पावर 3 मुझे कैलकुलेट करना है, 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, ठीक है। मुझे 8.0 आंसर मिल गया, ठीक है। आप अगर फ्लोटिंग पॉइंट पास करते हो तो क्या होता है 2.2 की पावर 3 पास करना है, तो मुझे 2 पॉइंट ये फ्लोटिंग पॉइंट भी कंप्यूट करके मुझे फाइनली मिल रहा है, ठीक है। पावर अगर दी फ्लोटिंग पॉइंट में हुई तो क्या होगा, तो भी फाइनल मुझे आंसर में मिल रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से और भी कॉम्बिनेशन ट्राई करिएगा। उसके अलावा जैसे हम प्रिंट कर लेते हैं ट्रंकेट मेथड को यूज़ कर लेते हैं, प्रिंट मैथ डॉट ट्रंक मेथड, ठीक है। 2.789 लिखा हुआ है, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा सिर्फ 2 मिलेगा, ठीक है। बाकी सारा कट हो गया। फ्लोर वैल्यू लिखा हुआ है तो फ्लोर मुझे हमेशा क्या देगा 2 देगा, और सील वैल्यू में क्या देगा 3 देगा, ठीक है। फ्लोर हमेशा क्या देगा 2 देगा, और सील वैल्यू क्या हमें देगी हमेशा सील वैल्यू मुझे क्या देगी 3 देगी हमेशा, ठीक है। नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है 3, और ये फ्लोर वैल्यू हमेशा 2 मिलेगी, ठीक है। 2.2 लिखा होता तो भी सील वैल्यू मुझे 3 ही मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा और कौन से फंक्शन थे हमारे पास, लॉगरिथम के फंक्शन भी हैं और कुछ कॉन्स्टेंट्स भी है, ठीक है। तो हम लॉगरिथम के एक फंक्शन बताता हूँ मैं, मैथ डॉट लॉग, जैसे मुझे 16 का लॉग करना है बेस 2 से, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, 4.0, ठीक है। उसके अलावा जैसे मुझे 20 का करना है तो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा 4.32 समथिंग आएगा, ठीक है। 32 का लॉग करेंगे तो क्या आएगा 5 आंसर आना चाहिए, ठीक है। 32 का लॉग किया तो 5 आंसर आ रहा है, ठीक है। 100 का करना है बेस 10 से, तो क्या आंसर आना चाहिए 2 आंसर आना चाहिए, ठीक है। 2.0, ठीक है। लोग आपको लोग मैथ्स में पढ़ोगे आपने, ठीक है।
तो आप लोगरिथम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैंने यहाँ 10 यहाँ कोई भी बेस पास नहीं किया तो बाई डिफॉल्ट लोगरिथम कौन सा रहेगा, ई रहेगा, नेचुरल लोगरिथम, ठीक है। तो आंसर क्या है 4.6 कुछ इस तरीके से आया, ठीक है, 100 का बेस नेचुरल लोगरिथम, ठीक है। उसके अलावा बाकी फंक्शन आप ट्राई करिएगा। मैथ के ऊपर भी कुछ एक्सरसाइज मैंने दी हैं, ठीक है। तो ये दो प्रोग्राम आपको बनाने हैं। एक प्रोग्राम है एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, मैथ डॉट पाई से आपको मिल जाएगी, ठीक है। रेडियस आपको यूजर से इनपुट लेना है और आपको ये कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट देना है, ठीक है। और भी आप इसमें कुछ कंसेप्ट ऐड कर सकते हैं। आपको नियरेस्ट जो आपको सील वैल्यू रिटर्न करनी है जो भी एरिया है उसकी, ठीक है, या फिर फ्लोर वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। जो भी आप चाहें वो भी कर सकते हैं, या फिर आप एग्जैक्ट वैल्यू रिटर्न करें, या फिर आप ट्रंकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ट्राई करिएगा, ठीक है। उसके अलावा एक प्रोग्राम लिखना है आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए बी और सी आपको क्या करना है, यूजर से इनपुट में लेना है। उसके बाद आपको फॉर्मूला क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक रूट आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। एक बार प्लस लेंगे आप, एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको स्क्वायर रूट मैथ डॉट स्क्वायर रूट से कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप चाहे तो ये तीनों का मल्टीप्लाई भी मैथ डॉट प्रोडक्ट से कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक। तो ये दोनों की स्क्वायर रूट मेन करके आपको किससे कैलकुलेट करना है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट से। और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीनों इनपुट में लेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों प्रोग्राम आप ट्राई करिएगा मैथ मॉड्यूल का यूज़ करते हुए, ठीक है। आप नॉर्मली भी बना सकते हैं लेकिन आपको मैथ मॉड्यूल का यूज़ करते आना चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी जो 2 लेक्चर बचे हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग के और डेटाबेस कनेक्टिविटी के, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास बचा है लास्ट में हम एक प्रोजेक्ट ट्राई करेंगे जिसको हम कमांड लाइन से बनाएंगे, और एक ही प्रोजेक्ट रहेगा जिसको हम कमांड लाइन से बनाएंगे और GUI से बनाएंगे। पहले कमांड लाइन से ट्राई करेंगे, देन हम GUI से ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप गेट इट जिल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।